हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो कल मेरे जिन भाइयों बहनों का एग्जाम है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करके जाएं। और आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, अपना जो एडमिट कार्ड है उसके 2 कॉपी निकाल लें। आप लोग अपना पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ में 2 एडमिट कार्ड दिए हुए हैं, एक तो आपका एडमिट कार्ड है, एक आपका ऑफिस कॉपी है। तो दोनों को निकलवा लें। ठीक है, दोनों आपको ले जाने होंगे। एक आपका एडमिट कार्ड है और ऑफिस कॉपी जो है वो आपको वहां पे सबमिट करना होगा। ठीक है, तो दोनों को आप लोग प्रिंट आउट करवा लें और रेडी रहें एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहें। कल जिनका जिनका भी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, उन सभी साथियों को, उन सभी भाई बहनों को ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को करेंगे तभी हमारा एग्जाम जो है वो अच्छा जाएगा, क्योंकि इस क्लास में हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इस बाइक में विशेषण शब्द क्या है? बताएंगे। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको विशेषण पता होना चाहिए। विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या बताए? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा कैसा है? घोड़े की अगर बात करें, घोड़ा कैसा है? तो घोड़ा लाल है। घोड़ा क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, घोड़ा क्या है? एक संज्ञा है। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछे घोड़ा कौन सा संज्ञा है, तो घोड़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा पूरी घोड़े जाति का बोध कर रहा है। तो घोड़ा कौन सी संज्ञा है? घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा कैसा है? तो लाल है। घोड़ा कैसा है? लाल है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहां पे काम हो रहा है, लेकिन कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है? लाल घोड़ा। तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा लाल कलर का है। जैसे आप बोलेंगे, ये देखिए सर, लाल घोड़ा है। घोड़े का कलर बताया जा रहा है, घोड़े का रंग बताया जा रहा है कि सर लाल रंग का है। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा जो है वो लाल रंग का है। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। चलिए आगे बात करते हैं। पेड़ डैश पत्ता गिरा, वाक्य को पूरा कीजिए। इस वाक्य में क्या लगाएंगे कि ये वाक्य जो है वो पूरा हो जाएगा? बताएंगे। ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हम लोग यहां पे लगाएंगे कि ये वाक्य जो है वो पूरा हो जाएगा? चलिए आइए देखते हैं। पेड़ पर पत्ता गिरा। नहीं, पेड़ पर पत्ता कहां से गिरेगा? पेड़ के ऊपर ही पत्ता गिरेगा क्या? नहीं। पेड़ से पत्ता गिरा, हाँ, पेड़ से पत्ता गिरा हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ में पत्ता गिरा, पेड़ है, उसके ऊपर आसमान से तो पत्ता गिरेगा नहीं। पेड़ की पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरा, यह भी नहीं हो सकता है। तो सही आंसर होगा पेड़ से पत्ता गिरा। कहां से पत्ता गिरा? पेड़ से पत्ता गिरा। कहां पे? जमीन में। ठीक है, या फिर मेरे सर में। पेड़ से पत्ता कहां पे गिरा? मेरे सर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे? से लगाएंगे। ऑप्शन में क्या लगाएंगे? से लगाएंगे, तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा कि पेड़ से पत्ता गिरा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे। लिखा जाएगा रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। ठीक है, चलिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? बताएंगे। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है? बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति पता नहीं चलती है उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। आइए बात करते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द व्याकरण के किसी नियम से नहीं बने होते हैं।
इनके बारे में ये नहीं पता चलता कि ये शब्द संस्कृत की किस धातु से बने हैं, जैसे लोटा, कटोरा। ये देखिए, अब लोटा शब्द कैसे आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में नहीं पता है। तो जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता या फिर ये शब्द व्याकरण के किसी भी रूप को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। याद रहेगा सभी को? बताएंगे साथियों, याद रहेगा आपको? देशज शब्द क्या है? ऑप्शन सी, कि जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। चलिए आइए, संस्कृत के मूल रूप से जो शब्द उसी रूप में हिंदी आए हो, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? संस्कृत के मूल रूप से जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? बताएंगे क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा तत्सम। ठीक है, जो शब्द संस्कृत में और हिंदी में कॉमन है, कि संस्कृत में भी हम लोग उसी शब्द को कहते हैं और हिंदी में भी हम लोग उसी शब्द को कहते हैं, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। यानी संस्कृत से जब हिंदी में आया है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा संस्कृत में था वैसा ही हिंदी में आ गया है, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ऑप्शन ए। आइए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना किसी बदलाव के या फिर बिना किसी परिवर्तन के आए, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में किया जाता है जैसा कि संस्कृत में किया जाता है, जैसे अग्नि, जैसे रात्रि, जैसे सूर्य, मातृ, पितृ। ठीक है, तो अग्नि की बात करें, संस्कृत में भी अग्नि कहते हैं आग को, हिंदी में भी आग को अग्नि कहा जाता है। संस्कृत में भी रात को रात्रि कहते हैं, हिंदी में भी रात को रात्रि कहा जाता है। तो संस्कृत के और हिंदी के शब्द अगर कॉमन हो या फिर संस्कृत से उसी रूप में ये शब्द हिंदी में आए हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अपराधी का विलोम शब्द क्या है? अपराधी, अपराधी आप सभी को पता होगा, मुजरिम जो गुनाह करता है वो अपराधी होता है। सीआईडी बचपन में भर भर के देखे हैं। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे हम लोग घर में बल्ब लगाते हैं। ठीक है, तो अपराधी, अपराधी जो शब्द है उसका विलोम शब्द, उसका उल्टा। अगर अपराधी के मुजरिम की बात करें तो ये तो पर्यायवाची शब्द हो गया, मुजरिम तो होगा नहीं। ठीक है, मुजरिम तो नहीं होगा क्योंकि ये पर्यायवाची हो गया। अपराधी और मुजरिम का मीनिंग एक ही है। अच्छा, निरपराध, निरपराध जो है वो अपराध का विपरीत शब्द हुआ, विलोम शब्द, अपराध का निरपराध। दयालु, दयालु तो होगा ही नहीं, यहां पे दयालु के बारे में बात ही नहीं की जा रही है। सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। एक होता है मुजरिम, हरामखोर। ठीक है, एक होता है मुजरिम यानी हरामखोर, एक होता है सज्जन व्यक्ति, साधु है भाई, ये दिल का बड़ा नेक आदमी है, कभी गुनाह नहीं करता है, कभी गलत नहीं करता है, सज्जन आदमी है, सज्जन पुरुष है। जैसे आप सभी लोग हैं सज्जन आदमी, आप सभी हमारे सज्जन भाई हैं जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आप लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत ही सज्जन किस्म के आप लोग आदमी हैं, बहुत ही सज्जन किस्म के आप लोग मेरे भाई बहन हैं जो कि कभी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपराधी का विलोम शब्द क्या है? अपराधी का उल्टा शब्द क्या है? सज्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम डैश रहते हो इस बाइक में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तुम डैश रहते हो, तुम किंतु रहते हो, तुम किंतु रहते हो। अरे क्या ही मीनिंग बन रहा है। तुम जहां रहते हो, अब जहां रहते हो वहीं रहो, यहां आने की क्या जरूरत है। मीनिंग ये भी नहीं। तुम कहां रहते हो, हाँ ये सही लग रहा है सर। तुम कहां रहते हो, कई बार आप लोग भी मेरे से पूछते हैं कि सर आप कहां रहते हैं।
सर आप कहाँ रहते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं धनबाद में रहता हूं। मेरा घर जो है वो धनबाद में है। ठीक है, तो तुम कहाँ रहते हो या फिर आप कहाँ रहते हो, तो अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे कि सर आप कहाँ रहते हैं, तो मैं धनबाद में रहता हूं। मेरा होम टाउन जो है वो धनबाद है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुम कहां रहते हो, कहां जो है वो यहां पे रिक्त स्थान को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए। गंदगी के ढेर पर मक्खियां डैश रही थी, वाक्य को पूरा कीजिए। अब देखिए रिक्त स्थान यहां पे दिया हुआ है, तो इस रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। मक्खियां मिमिया रही थी। अरे मिमिया रही थी, मक्खी है कि बकरी है? मिमियाती तो बकरी है। वो मूवी देखें आप लोग अक्षय कुमार की, वो कौन सा बोलिए तो, अप्रैल के बाद कौन सा शब्द आता है तो मैं, ऐसा करता है ना। ठीक है, मैं, अप्रैल के बाद कौन सा शब्द आता है? मैं। हम तीनों में से बकरी कौन है? फिर कान को मरता है मतलब मैं। तो वही है कि मक्खियां मिमिया रही थी। मक्खी है कि बकरी है? तो मिमियाती तो नहीं है। अच्छा, मक्खियां दहाड़ रही थी। मक्खी है, शेर थोड़ी। मक्खी है, शेर थोड़ी कि दहाड़ेगी भाई, क्या करके दहाड़ रही है मक्खी, ऐसा भाई है कि अरे देखो सुनो मक्खी दहाड़ रही है, ऐसा तो है नहीं। तो शेर क्या करेगा? अगर मक्खी दहाड़ेगी तो शेर क्या करेगा? नहीं। मक्खियां हिनहिना रही थी। अब हिनहिनाती कैसी है मक्खियां? मक्खियां भिन भिनाती है, ऐसे ऐसे करती है ना मक्खियां। तो मक्खियां क्या करती है? मक्खियां भिन भिना रही थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मक्खियां क्या करती है? तो मक्खियां भिन भिनाती है। ऑप्शन डी। क्लियर है? बताइए आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। चलिए, अगली पंचवर्षीय योजना का डैश तैयार किया जा रहा है, बताएंगे रिक्त स्थान पर क्या लगेगा। अगली पंचवर्षीय योजना का डैश तैयार किया जा रहा है, इस रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द लगेगा, बताएंगे। तो हम लोग कहते हैं जनरली कि अगली जो पंचवर्षीय योजना है उसका रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। ऑप्शन ए, प्रारूप, प्रारूप। अच्छा, रूपरेखा नहीं होगा, ठीक है, सही बात है, प्रारूप होगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रारूप। प्रारूप मतलब कोई भी प्लानिंग करना। रूपरेखा का मतलब क्या है? जिसे हम लोग ब्यूटी देते हैं। और प्रारूप का मतलब कोई भी प्लानिंग करना। तो प्रारूप बिल्कुल सही आंसर होगा कि अगली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जा रहा है? प्रारूप। ठीक है, कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रारूप तैयार करना। चलिए, बंदूक क्या है? बंदूक क्या है, बताएंगे। बंदूक क्या है? बंदूक एक औजार तो नहीं है? नहीं। औजार क्या होता है? जैसे छुरी, भाला, ठीक है, तो ये सब औजार होते हैं। कुल्हाड़ी, छुरी, भाला, ये सब औजार होते हैं। बंदूक रक्षक तो नहीं है। बंदूक क्या बॉडीगार्ड है कि रक्षक हो गया? ठीक है, बंदूक कोई बॉडीगार्ड जो रक्षक हो गया? नहीं है। अच्छा, बंदूक शस्त्र है क्या? नहीं, अस्त्र है। बंदूक क्या है? अस्त्र है। शस्त्र क्या होता है? जिसे पढ़ाई कहते हैं। ठीक है, तो बंदूक शस्त्र भी नहीं है, बंदूक क्या है? अस्त्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंदूक क्या है? बंदूक एक अस्त्र है। ठीक है, चलिए, नीलकंठ शब्द कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द, नीलकंठ का मतलब नीला हो कंठ जिसका, तो ये कौन सा समास है? अच्छा, आप लोगों अगर समास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका। अब नीला कंठ किसका है? नीला कंठ है शिव का। तो ये होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी। अच्छा, बहुब्रीहि समास क्या होता है? देखिए, समास में दो पद होते हैं, एक होता है प्रधान पद, दूसरा होता है उत्तर पद। देखिए, उत्तर पद होता है तो कोई भी पद, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद, पूर्व पद की बात करें या फिर उत्तर पद की बात करें, तो ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है।
उन पदों से मिलकर एक नया शब्द बनता है, वो शब्द प्रधान होता है। आप बोलेंगे सर मतलब, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब नीला हो कंठ जिसका। अब नीला कंठ किसका है? शिव का है, तो शिव यहां पे प्रधान है और बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं बताएंगे? हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? अच्छा, आप लोग याद रखेंगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कितने वर्णमाला है बताएंगे आप लोग? अगर हम लोग बात करें हिंदी में वर्णमाला की, तो हिंदी में टोटल जो है वो 52 वर्णमाला है, 52। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अच्छा, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं? आप सभी को पता होगा, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है। सभी को याद होगा कि इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, रीजनिंग में ये काम आता है अल्फाबेट। तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि हिंदी में कितने वर्णमाला है, तो इंग्लिश का 2 गुना, 26 इंटू 2 52, 52। ठीक है, तो हिंदी में कितनी वर्णमालाएं हैं? हिंदी में टोटल 52 वर्णमालाएं हैं। ये आप लोग स्वर और व्यंजन दोनों देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था बताएंगे? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, सेकेंड वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कौन से ईयर में किया गया था? अगर हम लोग बात करें फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 1975 में किया गया था, पहला, और दूसरा 1976 में। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की। सेकेंड वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1976 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला 1975 में। अच्छा, कहां पे किया गया था सेकेंड वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, विश्व हिंदी सम्मेलन? कहां पे? मॉरिशस में। आइए बात करते हैं। आप यहां पे देखेंगे, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 में नागपुर में, जो कि भारत में है। सेकेंड यानी द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुई, जो कि मॉरिशस में है। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन अक्टूबर 1983 में नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा याद रखें। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, 1976 पोर्ट लुई मॉरिशस, और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 नई दिल्ली, जो कि भारत में है। ठीक है, चलिए, विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट कहां पे है? विश्व हिंदी सचिवालय। तो अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट की, विश्व हिंदी सचिवालय की, तो ये मॉरिशस में है। कहां पे है? मॉरिशस में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। आइए बात करते हैं, ये आप देखेंगे विश्व हिंदी सचिवालय यानी वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट, और ये कहां पे है? ये मॉरिशस में है। कहां पे है? मॉरिशस में। याद रहेगा सभी को? सभी को याद रहेगा? चलिए, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र यानी हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था वह था उतंड मार्तंड। उतंड मार्तंड। और यह कब प्रकाशित किया गया था, कब पब्लिश किया गया था बताएंगे? हिंदी भाषा में पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र उतंड मार्तंड कब प्रकाशित किया गया था? तो क्या होगा इसका सही आंसर? अगर हम लोग इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 1826। 1826 में ये अखबार शुरू हुआ, 1826 में ये न्यूज़पेपर शुरू हुआ और 1827 में ये बंद हो गया। 1826 में शुरू हुआ और 27 में ही बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? आर्थिक तंगी के कारण, पैसे नहीं थे इस अखबार को चलाने के लिए। आइए बात करते हैं,
आप यहां पे देखेंगे कि हिंदी की पहली पत्रिका उतंड मार्तंड 30 मई 1826 में शुरू हुआ पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, और 1827 में ही आर्थिक तंगी के कारण यह अखबार जो है वो बंद हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चलिए, वह कल दिल्ली जाने वाला है। वह कल दिल्ली जाने वाला है। काल निर्धारण करें, बताएंगे। अच्छा, काल की अगर बात करें, 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। अच्छा, वो कल दिल्ली जाने वाला है, वो दिल्ली चला गया क्या? नहीं गया, भूतकाल नहीं है। वो दिल्ली जा रहा है क्या? नहीं, तो वर्तमान काल भी नहीं है। अच्छा, वो दिल्ली कल जाएगा ना, कल जाएगा, यानी भविष्य के बारे में बात की जा रही है, तो भविष्य काल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसके बारे में बात की जा रही है? भविष्य के बारे में। अभी वो दिल्ली गया क्या? नहीं गया है। दिल्ली जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो कल चला जाए। हम लोग पूछते हैं ना, भाई वो दिल्ली चला गया क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं गया है। अच्छा, जा रहा है? नहीं नहीं, जा नहीं रहा है, तो कल जाएगा, कल, यानी भविष्य काल के बारे में बात की जा रही है। वह कल दिल्ली जाने वाला है, भविष्य काल। ठीक है, ऑप्शन बी। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती है, अक्का बक्का रह जाता, अरे बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, धरती पे चांद उतर गया। जनरली आप लोग कहते हैं ना फ्लैटिंग के लिए, अरे धरती पे चांद उतर गया, ये क्या हो गया। तो जब आप अक्का बक्का रह जाए, जब आप घबरा जाएं, उसे कहते हैं चेहरे पर हवाइयां उड़ना, यानी चेहरे की रंगत उड़ जाती है, हमें समझ नहीं आता, अरे ये क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ पागल सा हो गया हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। तो जब घबरा जाता है, जैसे कोई चोर अगर चोरी कर रहा है और उसको पकड़ लीजिए आप, और उसके बाद उसका चेहरा देखिएगा, तो देखने लायक होगा, उसको समझ नहीं आएगा वो क्या कर रहेगा, पकड़ा गया है चोरी करते हुए। तो घबरा जाना यानी चेहरे पर हवाइयां उड़ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, गुड़ गोबर करना, अरे तुमने तो ये पूरा काम गुड़ गोबर कर दिया, कहते हैं ना हम लोग, पूरा काम गुड़ गोबर कर दिया। इतना मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेहनत किया था, पूरा काम गुड़ गोबर कर दिया तुमने। जैसे आप बोलेंगे, मान लीजिए कि आप हिंदी का नोट्स बना रहे हैं और आपका कोई छोटा भाई होगा, छोटी बहन होगी, या फिर भतीजा होगा, कोई भी होगा, छोटा बच्चा, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जैसे आपका भतीजा वगैरह होगा या फिर भांजा वगैरह होगा, कोई भी होगा छोटा बच्चा जो 1-2 साल का है, उसने अगर फाड़ दिया कॉपी, आप नोट्स बना रहे हैं बैठ के एग्जाम के लिए और पूरा नोट्स उसने फाड़ दिया, तो आप कहेंगे अरे इसने तो पूरा गुड़ गोबर कर दिया, मेरी मेहनत बेकार कर दी। इतने दिनों से रितेश सर का हिंदी क्लास देख के नोट्स बनाया था, पूरा गुड़ गोबर हो गया। काम बिगाड़ना, पूरा काम बिगाड़ दिया इसने, पूरा नोट्स बनाया था बहुत मेहनत से, पूरा नोट्स चला गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, काम बिगाड़ना। ठीक, आइए, ऊपर से मित्रता अंदर से कपटी, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? ऊपर से मित्रता और अंदर से कपटी, ऊपर से मित्रता अंदर से कपटी, सही मुहावरा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मुंह में राम बगल में छुरी, यानी सामने तो वो तारीफें करता है, वाह भाई तेरे जैसा दोस्त मिल ही नहीं सकता, तू तो सबसे अच्छा दोस्त है मेरा। ठीक है, तू तो सबसे अच्छा दोस्त है मेरा, तेरे जैसा दोस्त मुझे मिल ही नहीं सकता। जनरली लड़कों में ऐसा नहीं होता, लड़कियों में होता है। और जब आप चले जाएं, अरे बहुत हरामी किस्म का दोस्त है वो मेरा, एकदम अच्छा लड़का नहीं है, बहुत हरामी किस्म का है वो, बात ना कर लियो, मिल जाए तो मुंह देख के घुमा दियो,
उसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से मित्रता और अंदर से कपटी। ठीक है, चलिए, भारत की कितनी राष्ट्रभाषा है बताएंगे? हमारे देश की राष्ट्रभाषा कितनी है? अगर हम लोग हमारे देश की राष्ट्रभाषा की बात करें तो भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है। जो लोग हिंदी सोच रहे होंगे, नहीं, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, भारत की राजभाषा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है कि भारत की कितनी राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, चलिए, मेला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत किस कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई को पूरा करते हैं? बताएंगे। मेला आंचल उपन्यास अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मेला आंचल उपन्यास में जो सबसे मुख्य पात्र हैं वो है डॉक्टर प्रशांत। अच्छा, मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा मेला आंचल उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, और अगर डॉक्टर प्रशांत की बात करें, पटना मेडिकल कॉलेज से ये डॉक्टर की पढ़ाई जो है वो पूरा करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे, अच्छा दिया हुआ नहीं है, तो मेला आंचल उपन्यास में आपको याद क्या रखना है? लेखक का नाम याद रखना है, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रमुख पात्र कौन है? तो डॉक्टर प्रशांत जो है वो प्रमुख पात्र है, और डॉक्टर प्रशांत पटना मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। बिहार के एक मेरीगंज नामक गांव में जाके एक छोटा सा क्लिनिक खोलते हैं और लोगों की सेवाएं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल कैसा लगा क्लास? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है, क्या ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना भी ना भूले, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। और एक बार फिर से आप लोगों के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।